तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो हम उन फैक्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे जो सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। फैक्टर अफेक्टिंग अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। हमने देखा था इसके बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो फैक्टर हमने देखा था टेम्परेचर को लेकर के। तो हमने बताया था कि अगर आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो ऐसे केस में क्या होता है कि टेम्परेचर आप बढ़ाते अगर हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्जोथर्मिक प्रोसेस है तो ऐसे केस में क्या होगा, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है अगर आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी हट जाती है। सॉल्युबिलिटी हट जाती है। दूसरा फैक्टर मैंने बात किया था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमने बताया था कि अगर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक जैसे नेचर के हों तो ऐसे केस में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। अगर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर डिफरेंट है तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आज हम तीसरे फैक्टर के बारे में बात करेंगे। और तीसरा फैक्टर हमारा है, अगर मान लो सपोज दैट इफ solute is gas solute is gas and solvent is liquid solvent is लिक्विड। अगर आपका कोई गैस किसी लिक्विड के अंदर डिजोल्व है तो ऐसे केस में टेम्परेचर का क्या रोल होगा उसकी सॉल्युबिलिटी पे। लेट अस सपोज दैट देयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, सपोज दैट एक आपका एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन के अंदर गैस क्या है, डिजॉल्व है इन ए लिक्विड। सपोज दैट आपका एक डिफरेंट टेम्परेचर है इस समय। मान लो आप टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहे हो, सपोज दैट 25 सेल्सियस की बात कर रहे हो। और अगर आप ऐसा मान लो कि देखो जो ऑक्सीजन गैस होता है वो क्या होता है, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ये भी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, सपोज दैट एक सोल्यूशन है वाटर, और वाटर के अंदर क्या डिजॉल्व है, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व है। मान लो 25 सेल्सियस पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच आर डिजॉल्व इन दिस सोल्यूशन आर, सपोज दैट 10 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व है इस सोल्यूशन, इस वाटर में। किस टेम्परेचर पे, 25 सेल्सियस पे। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो अगर हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, आपको पता है कि जो इसके सोल्यूशन पार्टिकल है, सोल्यूशन के क्या है, पार्टिकल है। सोल्यूशन के पार्टिकल कौन कौन से हैं, सोल्यूशन के पार्टिकल आपके सॉल्वेंट भी हैं और सोल्यूट भी है। तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो गैस डिजॉल्व था, अब इसका टेम्परेचर बढ़ा देने से इसके जो गैस पार्टिकल है, गैस की जो मॉलिक्यूल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी जैसे इनकी बढ़ेगी, इनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, जो गैस पार्टिकल डिजॉल्व, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से क्या होंगे, इनका जो मोशन होगा वो फास्ट हो जाएगा। और ये जो गैस इस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व थे वो क्या हो जाएंगे, तेजी से मोशन करना स्टार्ट कर देंगे और इसके बल्क को छोड़ करके गैस मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगे, स्किप कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सपोज दैट आपने टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाने से 3 मॉलिक्यूल क्या हुए, ऑक्सीजन गैस के निकल गए बाहर, इस लिक्विड से बाहर निकल गए। क्यों, क्योंकि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ज्यादा हो गई। और उस काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से क्या हुआ, इन ये जो लिक्विड था उसके बल्क को छोड़ करके
जो इस सॉल्वेंट पार्टिकल और गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा था, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ करके बाहर निकल गए 3 मॉलिक्यूल। तो बचे कितने? 7 मॉलिक्यूल। तो 7 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस बचे। पहले कितने डिजोल्व थे ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल? तो 10 मॉलिक्यूल थे। अब कितने हैं? 7 मॉलिक्यूल है। यानी इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाओगे तो क्वांटिटी ऑफ गैस विच आर डिजोल्व इन सोल्यूशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगी? सॉल्युबिलिटी घटेगी अगर आपका क्या है? गैस डिजोल्व है इन लिक्विड। ठीक है। इसी तरीके से आप बात करोगे, अगर आप बात करते हो कॉमन आयन इफेक्ट का, कॉमन आयन इफेक्ट, तो आपको पता है कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? घट जाती है। इसको हम समझाएंगे कैसे। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है कॉमन आयन की वजह से। जैसे मान लो कि आपका एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है। किसका? तो सिल्वर क्लोराइड का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन आपके पास है, सपोज दैट। अब इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में, चूंकि ये सोल्यूशन किसका है? सिल्वर क्लोराइड का, तो इसमें कौन कौन सा आयन प्रेजेंट होंगे? सिल्वर आयन प्रेजेंट होंगे और क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, के एसपी, जिसका मतलब होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन of ion which are present in a saturated solution are called solubility product। तो solubility product यहाँ पे किसका सोल्यूशन आपने लिया है? सिल्वर क्लोराइड का। किसका लिया है? सिल्वर क्लोराइड का। तो सिल्वर क्लोराइड के सेचुरेटेड सोल्यूशन के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? तो सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू होगी आपकी के एसपी क्या होगा? तो कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन और कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, इन दोनों की वैल्यू का प्रोडक्ट आपका होगा क्या कहलाएगा? केएसपी कहलाएगा। ठीक है। आपको पता है कि जब आप किसी सॉल्यूट को कंटिन्यूअसली क्या करते हो, धीरे धीरे करके डिजोल्व करते हो, तो शुरुआत में तो जितनी कैपेसिटी होती है सॉल्वेंट की, उतना तो डिजोल्व करेगा ही करेगा। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप डिजोल्व क्वांटिटी आप सॉल्यूट की बढ़ाते गए, और खास करके आप मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी धीरे धीरे, अब देखो, मान लो इस सॉल्वेंट के अंदर एक कैपेसिटी है सॉल्यूट की डिजोल्व करने की। सपोज दैट ए 10 ग्राम आपका सॉल्यूट ए सॉल्वेंट डिजोल्व कर सकता है। मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सॉल्वेंट रखा हुआ है, और ये सॉल्वेंट की कैपेसिटी कितनी है? 10 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व करने की। 10 ग्राम एक पर्टिकुलर सॉल्यूट डिजोल्व कर सकता है सॉल्वेंट, और मान लो सॉल्यूट है आपका सिल्वर क्लोराइड है, यही मान लो सिल्वर क्लोराइड। अब देखो, जब आपने 1 ग्राम सिल्वर क्लोराइड डिजोल्व किया था, तो अभी इसके पास कैपेसिटी है 9 ग्राम सिल्वर क्लोराइड का, और ये डिजोल्व करता है, कर सकता है सॉल्वेंट। इसी तरीके से आपने 2 ग्राम डिजोल्व किया, 3 ग्राम, 4 ग्राम, तो जैसे जैसे आप डिजोल्व करते जाओगे, जैसे आप यहाँ पे 10 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इसमें डिजोल्व कर चुके होगे आप, उस समय क्या होगा? इस सॉल्वेंट की कैपेसिटी, मतलब जितनी कैपेसिटी थी वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार कम, पूरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या कर चुका होगा? डिजोल्व कर चुका होगा। यानी ये सोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? सेचुरेटेड सोल्यूशन में। अब इससे ज्यादा सोल्यूट ये डिजोल्व नहीं कर सकता है। ये क्या बन गया? आपका सेचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। अब इस, और थोड़ी सी क्वांटिटी, अगर आप 10 ग्राम से थोड़ी सी और ज्यादा क्वांटिटी आप अगर ऐड करते हो सिल्वर क्लोराइड का, तो क्या होगा? जो सिल्वर क्लोराइड होगा, देखो सैचुरेटेड सोल्यूशन के केस में क्या होगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन के केस में ये होगा कि अनडिजोल्व 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 सिल्वर क्लोराइड और डिजोल्व क्लोराइड, डिजोल्व सिल्वर क्लोराइड के बीच में क्या होगा? एक आपका इक्विलिब्रियम स्टेज ऑब्टेन हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा? AgCl जो अनडिजोल्व है, अनडिजोल्व का मतलब ये आयोनाइज नहीं हुआ है, अनडिजोल्व, अन क्या है? सॉलिड स्टेट में है। और यहाँ पे
अनडिजॉल्व सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड, डिजॉल्व सिल्वर क्लोराइड और डिजॉल्व सिल्वर क्लोराइड का मतलब हुआ कि सिल्वर और क्लोराइड आयन में क्या होगा, डिसोसिएट हो गया, यानी ये क्या है आपका डिजॉल्व सिल्वर क्लोराइड है। तो सेचुरेटेड सोल्यूशन के केस में क्या होता है, अनडिजॉल्व सिल्वर क्लोराइड और डिजॉल्व सिल्वर क्लोराइड के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेज ऑब्टेन हो जाता है, स्थापित हो जाता है। अब ऐसे केस में क्या होगा कि जैसे ही आप थोड़ी सी क्वांटिटी और डिजॉल्व करोगे सिल्वर क्लोराइड की, वो क्वांटिटी क्या होगी, डिजॉल्व नहीं होगी, वह अनडिसोसिएट अनडिजॉल्व फॉर्म में इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद होगा, यानी वो डिसअपियर नहीं होगा, वो ऐसे क्रिस्टल के रूप में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो आप बात करते हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, तो मैंने बता रखा है कि दी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन which are present in a saturated solution are called solubility product। किसी saturated solution के अंदर जितने आपके आयन प्रेजेंट है उनका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर ये डिपेंड करता है, जो केएसपी की वैल्यू होती है ये डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूट किस टाइप का है, सॉल्यूट किस टाइप का है। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप ली चैटियर प्रिंसिपल लगाओ, तो ली चैटियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जो इक्विलिब्रियम स्टेज में है, किस स्टेज में है, इक्विलिब्रियम स्टेज में। इक्विलिब्रियम स्टेज में अगर कोई आपका प्रोसेस है और वहां पे आप क्या करते हो, कोई डिस्टरबेंस आप क्रिएट करते हो, तो वो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ऐसे डायरेक्शन में मूव अपने आप को करता है ताकि जो आप डिस्टरबेंस किए हो उसके प्रभाव को क्या किया जा सके, कम किया जा सके या खत्म किया जा सके। ठीक है, तो आपको पता है जो केएसपी होती है वो भी एक टाइप का क्या होता है। अगर मैं मान लो सपोज है ये आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और इस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केएसपी आप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे आप केएसपी बोलते हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हो, केएसपी क्या होगा यहाँ पे, आप यही कॉन्सेप्ट लगाओ, आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, तो आप क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आप डिफाइन करते हो, द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। और यहाँ पे हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाए हैं और उसका नाम दिए हैं केएसपी यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट आपके सिल्वर आयन है और क्लोराइड आयन है, और डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के तौर पे कौन है आपका सिल्वर क्लोराइड है जो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो आप जानते हो सॉलिड का कोई भी कंसंट्रेशन नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे जो सॉलिड सिल्वर क्लोराइड है इसका कंसंट्रेशन आप कितना मान के चलते हो, 1 मान लेते हो। ठीक है, क्योंकि सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस का कोई भी कंसंट्रेशन नहीं होता है, इस कारण से केएसपी की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन और कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अगर मान लो कि आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन सिल्वर क्लोराइड का है, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि सिल्वर क्लोराइड जितना मैक्सिमम अमाउंट में डिजोल्व हो सकता था उतना ज्यादा, उतना सिल्वर क्लोराइड आपका डिजोल्व है। लेकिन जब उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट जो इस सोल्यूशन के में प्रेजेंट आयन कम से कम एक आयन क्या रखता हो, जो इलेक्ट्रोलाइट आप डिजोल्व कर रहे हो इस ट्राम में जो आप ऐड कर रहे हो, वो इलेक्ट्रोलाइट कम से कम एक ऐसा आयन रखे जो इस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो उससे क्या होता है कि एक जो सोल्यूशन के अंदर जो आपके सबस्टांस डिजोल्व है उनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाता है यहाँ पे, नम क्वांटिटी ऑफ substance which are dissolved in this saturated solution will be decreases। यही इफेक्ट क्या कहलाता है, तो यही इफेक्ट आपका कहलाता है कॉमन आयन इफेक्ट। अगर मान लो आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, जो इलेक्ट्रोलाइट कम से कम एक आयन क्या करता हो, इस सोल्यूशन के अंदर जो आयन प्रेजेंट है, कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, तो भाई जो सिल्वर आयन प्रेजेंट होंगे और क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो एक्सेस अमाउंट में, कुछ और अमाउंट में आप जो ऐड करते हो, अब मान लो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को अगर आप सेचुरेटेड सोल्यूशन आप सिल्वर क्लोराइड में ऐड करते हो, तो देखो यहाँ पे ये जो आप एक्स्ट्रा में ऐड कर रहे हो सोडियम क्लोराइड एक ऐसा आयन रखता है, वो कौन सा आयन है, क्लोराइड आयन,
जो इस सोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या है? ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये दोनों आयन क्या है? कॉमन आयन है। ठीक है, कॉमन आयन है। तो इस कॉमन आयन की वजह से, ये जो कॉमन आयन है यहाँ पे देखो, जब इसको आप ऐड करोगे इस इलेक्ट्रोलाइट को, सोडियम क्लोराइड को, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन की संख्या क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोराइड आयन की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, आपको पता है कि जब आप डिस्टर्ब करते हो किसी इक्विलिब्रियम स्टेट को, तो उस समय क्या होता है कि प्रोसेस ऐसे डायरेक्शन में जाना चाहता है ताकि जो आप डिस्टरबेंस किए हो उसके प्रभाव को कम किया जा सके। क्योंकि केएसपी क्या होता है, एक टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। किस टाइप का है? इक्विलिब्रियम, एक टाइप का आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आपको पता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को आप जब डिस्टर्ब करते हो, तो उस डिस्टर्ब करने पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्या नहीं होती है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपको इसको आप देखो, सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व करने से क्या हुआ, एक कॉमन आयन मिला आपको, जो क्या कर रहा है, सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो यहाँ यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्वांटिटी होगी बढ़ जाएगी। अब चूंकि एक क्वांटिटी फिक्स है, एक क्वांटिटी तो आपका चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, डिस्टर्ब करने पे तो क्या होगा, अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है, तो अगर इस क्वांटिटी को आपको कांस्टेंट रखना है, तो दूसरी वाली क्वांटिटी यानी सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब इस सिस्टम क्या करेगा, यानी जो सिस्टम क्या करेगा, क्लोराइड आयन की संख्या बढ़ जाने से क्या होगा कि ये जो प्रोसेस आपका था AgCl, और ये चेंज हो रहा था Ag प्लस सिल्वर क्लोराइड आयन में। तो क्लोराइड आयन की संख्या जैसे ही इसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो इसकी संख्या घटाना पड़ेगा। अब सिस्टम इसकी संख्या घटाने के लिए क्या करेगा, जो एक्सेस में आपने क्लोराइड आयन ऐड किए हैं, वो एक्सेस में क्लोराइड आयन क्या करेंगे, इस सिल्वर आयन से रिएक्ट कर करके इस प्रोसेस को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन आपका होने लगेगा। तो सिल्वर क्लोराइड के फॉर्मेशन होने से क्या होगा, नंबर ऑफ अनडिसोसिएट सॉल्यूट क्या हो जाएंगे सोल्यूशन के अंदर, बढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा कि अब देखो, अगर नंबर ऑफ अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल की संख्या कॉमन आयन से बढ़ जाएगी, तो इस सोल्यूशन के अंदर जो डिजॉल्व सॉल्यूट होंगे उनकी क्वांटिटी घट जाएगी। इससे क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी, अब जो नंबर ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या अगर घट जाने से क्या होगा, आप क्या वो अगर घट जाता है, तो आप क्या बोलोगे कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, आप घट जाती है। ठीक है, जारी सी बात है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल यानी अनडिजॉल्व मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब हुआ कि सोल्यूशन के अंदर जो डिजॉल्व पार्टिकल है उनकी संख्या घट घट रही है। और घटने का मतलब हुआ कि सॉल्युबिलिटी भी घट रही है। यानी कॉमन आयन से क्या होता है, कॉमन आयन से होता है कि सॉल्युबिलिटी घट जाती है। किसी सॉल्यूट, किसी सबस्टांस की सॉल्युबिलिटी घट जाती है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ चुकी होगी अच्छे से। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो हम बात कर रहे हैं अब हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। हेनरी हेनरी जो लॉ है, ये लॉ क्यों दिया गया है, तो ये लॉ दिया गया है आपका डिटरमाइन करने के लिए। क्या डिटरमाइन करने के लिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी पता करने के लिए क्या कौन सी ला दी गई है, तो हेनरी ला दी गई है। ये जो लॉ है हेनरी द्वारा दिया गया था। और ये लॉ क्या बोलता है, तो इस लॉ का स्टेटमेंट आप कई तरीकों से डिफाइन कर सकते हो। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका है, जो फर्स्ट तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं, वो ये है कि द क्वांटिटी ऑफ गैस, क्वांटिटी ऑफ गैस which are dissolved, which are dissolved in a unit mass of solvent is directly proportional to
डायरेक्टली proportional to प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। ये क्या बोल रहा है कि अगर क्या करते हो आप, मान लो कोई आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, क्या है, कोई सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट का मास कितना है, तो यूनिट मास है। यूनिट मास का मतलब हुआ कि 1 ग्राम, या अगर आप किलोग्राम के टर्म में लेते हो तो 1 किलोग्राम भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्राम को लेकर चल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसका मास कितना है, 1 ग्राम। अब इस 1 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर गैस जो है क्या है, डिजोल्व, क्या है, गैस डिजोल्व, ठीक है। अब इस सोल्यूशन के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर होगा, इस सोल्यूशन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा क्वांटिटी में गैस क्या होगा, डिजोल्व होगा। यही ये हेनरी लॉ कहना चाहता है। क्या बोल रहा है, द क्वांटिटी ऑफ गैस विच आर डिजोल्व इन ए यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। यानी गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, सपोज दैट ये आप कोई सॉल्वेंट है, अभी सॉल्वेंट में क्या है, गैस को डिजोल्व करना है, क्या करना है, डिजोल्व करना है। तो इस गैस के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, वह प्रेशर क्या करेगा, उतना ज्यादा फोर्स करेगा इस गैस को उस सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व होने के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे, तो प्रेशर ज्यादा अप्लाई करने से क्या होगा, एक फोर्सली फोर्स हो जाएगा, एक बाध्य हो जाएगा कि ये क्या हो जाए, इस सॉल्वेंट के अंदर जाकर के डिजोल्व हो जाए, ठीक है। तो गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा गैस क्या होगा, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा। यही हिंदी लास्ट कहना चाहता है। या इसी को दूसरी तरीके से आप कैसे डिफाइन कर, आप बोलते हो, तो दूसरे टर्मिनोलॉजी को इस तरीके से डिफाइन करते हो, दूसरे टर्मिनोलॉजी में इसको इस तरीके से डिफाइन करते हो, हेनरी लॉ को। अब देखो, बात एक ही है, लेकिन कहने का क्या ढंग जो है वो अलग अलग हम कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने कहा था कि द अमाउंट ऑफ गैस विच आर डिजॉल्व इन यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रेशर ऑफ गैस। यानी मान लो सपोज दैट अमाउंट ऑफ गैस विच आर डिजॉल्व इन ए यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इज एक्स, एक्स ग्राम आपका गैस डिजोल्व है इन ए 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो एक्स ग्राम गैस डिजोल्व होगा, वो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वह डिपेंड करती है कि गैस का प्रेशर कितना है। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा, उतने ज्यादा ग्राम गैस, उतने ज्यादा आपका गैस क्या होगा, डिजोल्व होगा। ये है आपका हेनरी लॉ। अब मैं इसको दूसरी तरीके से डिफाइन करता हूं, तो मैं इसको बोलूंगा इन ए इन ए लिक्विड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड गैस solution, in a liquid gas solution, the pressure produced, the pressure produced produced by the gas, by the gas on the surface of solution, on the surface of solution is directly proportional to mole fraction of gas, mole fraction of gas। मान लो सपोज है आपका आपका एक सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन के अंदर क्या डिजोल्व है, गैस डिजोल्व, क्या डिजोल्व है, गैस डिजोल्व, ठीक है। एक सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन के अंदर क्या डिजोल्व है, गैस है। तो ये ला क्या कहना चाहता है, ये बोल रहा है इन ए लिक्विड गैस सोल्यूशन, किसी लिक्विड गैस सोल्यूशन में क्या होता है, द प्रेशर प्रोड्यूस बाय द गैस, गैस द्वारा जो प्रेशर प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे, तो ऑन द सरफेस ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो गैस होंगे, आपको पता है गैस जो आपका इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट में क्या है, हीट है, ठीक है। उस हीट को ये क्या करेगा, सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा उस हीट को। इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इन्वायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। उससे क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी गैस की क्या होगी, बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा कि गैस
कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से इनका जो मोशन होगा वो फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। जब फास्ट हो जाएगा तो गैस के पार्टिकल क्या क्या चाहेंगे कि इस सोल्यूशन को छोड़ करके बाहर निकल जाए। तो बाहर निकलने के लिए क्या, जैसे मान लो कि ये आपका सरफेस है और इस पे आप इस सरफेस पे आप खड़े हुए हो, ठीक है। आप इस सरफेस को आप छोड़ना चाहते हो, तो छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके सरफेस पे नीचे की तरफ इस सर आप एक आप मान लो आपका पैर है और इस एक पैर जो है आपका लैंड पे है। तो जैसे आप लैंड को छोड़ना चाहते हो तो लैंड को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी लैंड से ऊपर उठना चाहते हो तो आप को क्या करना पड़ेगा? पैर द्वारा, फुट द्वारा, फीट द्वारा इस लैंड के ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आप लैंड को नीचे की तरफ ढकेलोगे तो लैंड आपको क्या करेगा? ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो उससे क्या होगा? अगर आप इस लैंड को छोड़ना चाहते हो तो नीचे की तरफ आप क्या करते हो? प्रेशर डेवलप करते हो ताकि आप क्या कर सको? ऊपर उठ सको। सेम तरीके से इस गैस, जब इस गैस, ये जो गैस के पार्टिकल है, जब इस गैस सोल्यूशन को छोड़ना चाहेंगे तो इसके जो सरफेस है, मान लो इस सोल्यूशन का सरफेस है, तो यहाँ पे जब पहुंचेंगे गैस के पार्टिकल तो ये क्या करेंगे? नीचे की तरफ एक पुश करेंगे। नीचे की तरफ क्या करेंगे? पुश करेंगे, यानी एक प्रेशर डेवलप करेंगे इसके सरफेस पे, ताकि क्या कर सके? गैस के पार्टिकल इस सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल सके। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इन ए लिक्विड गैस सॉल्यूशन प्रेशर प्रोड्यूस बाय द गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो जो प्रेशर डेवलप कर किया जाएगा बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इस सॉल्यूशन के अंदर जो गैस डिजॉल्व है उनका मोल फ्रैक्शन के उसी उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना ज्यादा इस सॉल्यूशन के अंदर गैस के मोल फ्रैक्शन होंगे, जितना ज्यादा गैस डिजॉल्व होगा उतने ज्यादा इसके सरफेस पे गैस क्या करेगा? एक प्रेशर डेवलप करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब मान लो पहले आपके, मान लो सपोज है इस सोल्यूशन के अंदर 10 मॉलिक्यूल आपके डिजॉल्व है इस सोल्यूशन के अंदर, तो 10 पार्ट, तो जो इसके सरफेस पे प्रेशर डेवलप किया जाएगा वो 10 मॉलिक्यूल द्वारा डेवलप किया जाएगा। गैस के 10 मॉलिक्यूल द्वारा डेवलप किया जाएगा। अगर मान लो दूसरा कोई सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर 20 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिजॉल्व है। क्या है? 20 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिजॉल्व है। तो 20 के 20 पार्टिकल क्या करेंगे? इसके सरफेस पे प्रेशर डेवलप करेंगे। ठीक है, तो 10 मॉलिक्यूल द्वारा डेवलप किया गया प्रेशर और 20 मॉलिक्यूल द्वारा डेवलप किया गया प्रेशर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वही देखो, इसका प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें, इस केस में क्या है, इस सोल्यूशन के अंदर जो गैस डिजॉल्व है उनकी उनका जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है? ज्यादा है। और इस सोल्यूशन में गैस द्वारा डेवलप किया गया जो प्रेशर होगा कम होगा, क्योंकि इसमें इस सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ गैस जो है, पार्टिकल जो इस सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है उनकी क्वांटिटी क्या है? कम है। इस कारण से इनका जो प्रेशर डेवलप किया जाएगा, ये मान लो P1 प्रेशर डेवलप कर रहा है, यहाँ पे जो गैस है वो गैस इस सोल्यूशन के ऊपर, सोल्यूशन के सरफेस के ऊपर P1 प्रेशर डेवलप कर रहा है। और यहाँ पे क्या है आपका? कितना प्रेशर डेवलप कर रहा है? तो P2 प्रेशर डेवलप आपका कर रहा है गैस ऑन दी सरफेस ऑफ सोल्यूशन। तो P2 विल बी ग्रेटर देन P1। क्यों? क्योंकि इस केस में, दूसरे वाले केस में, बी वाले केस में क्या है? नंबर ऑफ गैस पार्टिकल क्या है? ज्यादा है। और ए वाले केस में नंबर ऑफ गैस पार्टिकल कम है। और गैस की पार्टिकल कम है तो कम प्रेशर डेवलप करेंगे, गैस के पार्टिकल ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे बोलोगे? तो यहाँ पे क्या है? इन ए लिक्विड गैस सोल्यूशन द प्रेशर प्रोड्यूस बाय द गैस ऑन द सरफेस ऑफ सोल्यूशन, यानी पी, पी का मतलब प्रेशर। ठीक है, जो प्रोड्यूस किया जा रहा है गैस के पार्टिकल द्वारा ऑन द सरफेस ऑफ सोल्यूशन, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मतलब आप जानते हो कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग जनरली किसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो यहाँ पे आपका लगा दो एक कांस्टेंट लगाते हो। और यहाँ पे हम जो कांस्टेंट यूज करने वाले हैं के एच यूज करने वाले हैं इंटू एक्स। तो P, व्हाट इज P? तो P इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। P इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, और X क्या है? तो X इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन
ऑफ गैस। गैस का क्या है, मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर गैस का क्या है, मोल फ्रैक्शन है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि केवल गैस के पार्टिकल द्वारा यहाँ पे इसके सरफेस के जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के सरफेस पे प्रेशर डेवलप किया जाएगा। सॉल्वेंट भी तो सॉल्वेंट भी तो वेपराइज होंगे। जब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल वेपर में चेंज होंगे तो यहाँ से इनके सरफेस से क्या होंगे, गैस के पार्टिकल भी क्या, सॉल्वेंट के पार्टिकल भी क्या करेंगे, इसके सरफेस को छोड़ेंगे। तो अ, गैस के पार्टिकल द्वारा भी, गैस के सॉरी सॉल्वेंट के पार्टिकल द्वारा भी यहाँ पे इसके सोल्यूशन के सरफेस पे क्या किया जाएगा, प्रेशर डेवलप किया जाएगा। तो जो प्रेशर, टोटल प्रेशर होगा, वो दो वजह से होगा। एक आपके सॉल्वेंट पार्टिकल की वजह से, दूसरा गैस के पार्टिकल की वजह से। इसीलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, पार्शियल का मतलब इसका कितना हिस्सा, आंशिक, आंशिक प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल का मतलब आंशिक, आंशिक दाब ऑफ गैस। आंशिक इसलिए क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन दो लोगों का है, एक सॉल्वेंट पार्टिकल का और दूसरा सॉल्यूट पार्टिकल का। दोनों मिलकर के सोल्यूशन के सरफेस पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो पी को बोला गया है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और एक्स क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब इस आपका ये जो इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हो, हेनरी इक्वेशन। और के एच क्या है, तो के एच को भी तो हमने डिफाइन नहीं किया। तो के एच है आपका हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ किस, जो हेनरी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे। गैस का नेचर क्या है, इस पे डिपेंड करता है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आपका डिपेंड करता है। अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल किस तरीके का है, तो न्यूमेरिकल इस तरीके का है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, फॉर H2 वाटर, वैल्यू ऑफ के एच, वैल्यू ऑफ की एच इक्वल टू कितना दिया गया है, तो 5.34 इंटू 10 पे पावर 7 टॉर्क दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है एट 25 सेल्सियस, एट 25 सेल्सियस, कह रहा है इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 above the solution is, above the solution is कितना, 760 टॉर्क। तो फिर क्या बोल रहा है, देन कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटी ऑफ H2। क्या कैलकुलेट करना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2, हाइड्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, ये पूछा जा रहा है। आप ऐसा मानो, एज्यूम दैट, एज्यूम दैट solution and water, solution and water both have, both have same density। बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक आपका सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन किससे मिलके बना है, वाटर और हाइड्रोजन गैस से मिलके बना है, यानी हाइड्रोजन गैस वाटर के अंदर डिजोल्व है। और एस इस सोल्यूशन के लिए जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है, वो सोल्यूशन के लिए नहीं, गैस के लिए, क्योंकि जो हेनरी कांस्टेंट होता है वह किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे। यानी जो हेनरी कांस्टेंट दिया गया है हाइड्रोजन गैस के लिए, कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। और टेम्परेचर कितना है, 25 सेल्सियस है। कह रहा है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना है, जो पार्शियल प्रेशर डेवलप किया जा रहा है बाय द हाइड्रोजन गैस, किसके ऊपर, तो सोल्यूशन के सरफेस के ऊपर डेवलप किया जा रहा है प्रेशर बाय द हाइड्रोजन गैस, गैस वो कितना है, 760 टावर है। यानी पी H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना दिया है, 760 टॉर दिया है। टॉर भी आपका प्रेशर का यूनिट होता है। प्रेशर का कौन कौन सा यूनिट होता है, तो पास्कल होता है, बार होता है, टॉर होता है, mmHg होता है। ठीक है, ये सारे यूनिट आपके किसके यूनिट है, तो प्रेशर के यूनिट है। अगर आप यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है, तो 5.34 इंटू 10 पे पावर 7 टॉर दिया है। ठीक है,
क्या आपको कैलकुलेट करना है? अज्यूम, वो तो अज्यूम करना है आपको कि सोल्यूशन का जो डेंसिटी है और वाटर की जो डेंसिटी है वो सेम है। हमको निकालना क्या है? तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस। तो आप हेनरी इक्वेशन को अप्लाई करो। हेनरी इक्वेशन क्या होता है? पी, तो पी इक्वल टू क्या होता है? के एच इंटू एक्स। पी क्या है? पार्शियल प्रेशर। के एच क्या है? हेनरी कॉस्ट। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है। तो यहाँ पे पी एच टू इक्वल टू क्या होगा? के एच इंटू एक्स एच टू। पी एच टू का मतलब हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू। एक्स एच टू का मतलब क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू। मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू गैस। ठीक है, इन दी सोल्यूशन। और के एच क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। तो देखो पी एच टू क्या दिया है आपका? 760 टॉर्क दिया है। और के एच की वैल्यू क्या दी है? तो 5.34 इंटू 10 पावर 7 टॉर्क दिया है। और एक्स इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे आपको? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो कि नहीं दिया गया है। यानी हम यहाँ पे इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है। तो एक्स इक्वल टू आप एक्स एच टू यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना निकल के आएगा आपका? तो 760। और टॉर से टॉर को कट गया, कितना आएगा? तो 760 बाई 5.34 इंटू 10 पावर 7 आएगा। आपको पता है कि जब मोल फ्रैक्शन की बात करते हो तो सोल्यूशन किससे मिलकर बना है भाई? तो सोल्यूशन आपका वाटर यानी H2O और हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना है। ठीक है। तो इस सोल्यूशन के अंदर आप मोल फ्रैक्शन आप बात करते हो हाइड्रोजन गैस, तो कैसे लिखा जाएगा? एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस और प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। ठीक है, ये होगा। क्योंकि सोल्यूशन के अंदर आपको पता है जो सॉल्वेंट होता है वो एक्सेस में होता है। एक्सेस में वजह वजह एक्सेस में होने की वजह से क्या होगा? नंबर ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इनकी संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वो काफी ज्यादा होगी। काफी ज्यादा होगी किसके किसकी तुलना में, किसके कंपेयर में? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है। इसलिए जैसे क्या है, 1 लाख है, 1 लाख है, और 1 लाख में अगर वन आप जोड़ते हो तो क्या आएगा? 1 लाख 1 आएगा, 1 लाख 1 आएगा। इस अगर 1 लाख, 1 लाख 1 को क्या आप मान सकते हो? 1 लाख के इक्वल मान सकते हो, क्योंकि 1 लाख की तुलना में वन जो है बहुत छोटा है। इसी वजह से आप यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O बहुत ज्यादा है दैन नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। यानी NH2O और प्लस NH2 इजकल टू आप क्या कंसिडर कर सकते हो? तो NH2O, क्योंकि यहाँ NH2 की तुलना में NH2 क्या मान सकते हो आप? निगलेक्ट मान सकते हो। इस वजह से ये NH2O के इक्वल आ जाएगा। यानी ये क्या बनेगा? एक्स एच टू इजकल टू NH2 और डिवाइड बाई NH2O। ठीक है। इसकी जगह क्या आप लिख सकते हो? NH2 बाई NH2O। ठीक है। अब बात करते हो, अगर मान लो सपोज है सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी है। मान लो जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम है। कितना है? 1000 ग्राम है। आपको पता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? तो 1 ग्राम पर ml। यानी 1 ml वाटर का जो वेट होता है वो कितना होता है? 1 ग्राम है। ठीक है। इसी तरीके से आप बात करोगे तो 1000 ग्राम वाटर का वेट कितना, सॉरी वॉल्यूम कितना होगा? तो 1 लीटर होगा। ठीक है। यानी 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर आप बात कर रहे हो हाइड्रोजन गैस कितना डिजॉल्व है, इसको आप कैलकुलेट कर लिए तो वही आपकी क्या वैल्यू आएगी? सॉल्वेंटी आएगी। आप बात कर रहे हो कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O होंगे? तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकाला जाएगा? तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, जो कि होता है 18 है। तो वेट कितना दिया है यहाँ पे? आप कंसीडर किए 1000 ग्राम, 1000 आप लिखो, और डिवाइड बाई 18, ये कितना आएगा? 55.5 आएगा। और भी कितना आएगा यहाँ पे? मोल है ना, तो मोल का मतलब यहाँ पे मोल आएगा। ठीक है, मोल आएगा। अब बात कर रहे हो यहाँ पे आप
देखो NH2 को जगह क्या रखोगे, ये वैल्यू आप पुट अप कर दोगे, यहाँ पे क्या आएगा 760/5.34 इंटू 10⁻7 आएगा। और NH2O यहाँ पे आप रखोगे, NH2 का मतलब H2O का मतलब यहाँ पे है 55.5, तो NH2 कितना निकल के आया यहाँ पे, तो 760 मल्टीप्लाई बाई 55.5 और डिवाइड बाई 5.34 इंटू 10⁻7। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, एक वैल्यू निकल के आपकी आएगी, कितना निकल के आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 7.89 इंटू 10⁻⁻4। और इसका यूनिट क्या निकल के आएगा, इसका यूनिट निकल के आएगा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यानी 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितना मोल आपका डिजॉल्व होगा हाइड्रोजन गैस का, तो इतना मोल आपका डिजॉल्व होगा। और यही जो वैल्यू होगी क्या कहलाएगी, आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है, क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि इन ड्राई एयर, ड्राई एयर देयर इज देयर इज 80% नाइट्रोजन N2 एंड 20% क्या है आपका O2। फिर क्या बोल रहा है, फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फॉर N2 एंड O2, KH की वैल्यू क्या है, तो KH वैल्यू इज कितना कितना 8.54 इंटू 10⁻4 ATM एंड 4.56 इंटू 10⁻4 ATM रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ किसका, N2 एंड O2 इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन एट 1 ATM प्रेशर, एट 1 ATM प्रेशर। बहुत अच्छा सवाल है। किस तरीके से इसे आप करोगे, तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो देखो क्या है कि आपका वाटर है, ठीक है, वाटर नीच आपका मान लो कोई पाउंड है, रिवर है, जिसमें क्या है वाटर है, और एटमॉस्फेयर में क्या है ड्राई एयर है, क्या है ड्राई एयर। अब ये जो ड्राई एयर है, इस ड्राई एयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो 80% है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो 20% है। ठीक है, अब ये दोनों जो गैस होंगे ये डिजॉल्व होने का प्रयास करेंगे कहाँ पे, इस वाटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया है, तो भाई दिया है हेनरी कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन गैस, कितना दिया है हेनरी कॉस्ट, ये यहाँ पे आपका ए वाली वैल्यू नाइट्रोजन के लिए हेनरी कांस्टेंट का काम करेगा 8.54 इंटू 10⁻4 ATM। अब बात करते हो हेनरी कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन गैस कितना, तो 4.56 इंटू 10⁻4 ATM। ये किसके लिए आएगा आपका हेनरी कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया है नाइट्रोजन का 80% दिया गया है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना दिया गया है, 20% दिया गया है। ठीक है, तो आप बात करते हो, अगर देखो कितना दिया है
इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा भी कुछ दिया था। मोल फ्रैक्शन एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी प्रेशर ऑफ एयर ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के ऊपर जो एक गैस है, एक गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, कितना, 1 atm। कितना अप्लाई कर रहा है प्रेशर, 1 atm। यानी टोटल प्रेशर कितना दिया है, जो गैस द्वारा, एयर द्वारा डेवलप किया जा रहा है ऑन दी सरफेस ऑफ दिस लिक्विड सरफेस, वाटर। वाटर के सरफेस पे जो गैस प्रेशर अप्लाई कर रहा है 1 atm है। तो आप बात करते हो मोल फ्रैक्शन की, तो पार्शियल प्रेशर, बात करते हो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, यानी Pn2। तो आपको पता है जो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट का आप मोल पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना निकल के आएगा, तो टोटल प्रेशर 1 atm था। और मोल फ्रैक्शन, अब देखो, अगर आपका नाइट्रोजन का परसेंटेज 80% इसका मतलब क्या हुआ कि 100, आपका 100 मॉलिक्यूल अगर सपोज दैट आपका टोटल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके, तो 100 मॉलिक्यूल में 80 मॉलिक्यूल किसके होंगे, नाइट्रोजन के, और O2 के कितने होंगे, 20 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 80% का मतलब हुआ कि आपका कितना, 80% का मतलब हुआ 80/100। टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 100 है, और उस 100 मॉलिक्यूल में 80 मॉलिक्यूल किसके है, नाइट्रोजन गैस के है। तो यही इसके लिए मोल फ्रैक्शन का काम, ये वैल्यू जो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का काम करेगा। ठीक है, तो ये कितना निकल के आने वाला है यहाँ पे, 0.8 atm। और इसी तरीके से आप बात करो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो कितना निकल के आने वाला है, 1 मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर 1 था, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना आएगा आपका ऑक्सीजन गैस का, तो 20/100, यानी 1/5 आएगा, यानी 0.2 atm आएगा। ठीक है, फिर ये 0.8 atm क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है आपका, 0.2 atm। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, आप जानते हो हेनरी लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर इजकल टू के एच इंटू एक्स। अगर आप N2 के लिए लिखते हो तो क्या लिखोगे, Pn2 इजकल टू के एच फॉर N2 इंटू एक्स N2। इसी तरीके से आप बात करो, इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से आप बात करो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इजकल टू के एच ऑफ O2 इंटू एक्स O2। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। आप अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हो, यानी Pn2/PO2 इजकल टू क्या होगा, तो के एच ऑफ N2/के एच ऑफ O2 और डी इंटू एक्स N2/एक्स O2। ठीक है, इसका कितना दिया है, नाइट्रोजन का 0.8 atm, और इसका कितना दिया है, 0.2 atm दिया है। के एच की वैल्यू कितनी दी है भाई नाइट्रोजन के लिए, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू दी थी 8.54, 8.54 इंटू 10⁴, और के एच फॉर O2 कितना दिया गया था, तो 4.56 इंटू 10⁴ दिया गया। एक्स N2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना दिया गया था, तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना आया था आपका, इन दी टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। आपको यही यही तो निकालना है, यही तो वैल्यू निकालना है। क्या बोल रहा था, बोला गया था आपको कि रेशियो निकालना है आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर N2 एंड O2 इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो यही वैल्यू तो निकालनी है। एक्स N2 आपको ऐसे रखे रहिए, और एक्स O2। ठीक है, यही आपकी सॉल्युबिलिटी का काम करेंगी, और इनका जो रेशियो होगा वो सॉल्युबिलिटी रेशियो का काम करेगा।
यहाँ पे से आप 4 बार ही जाएगा और ये वाला वैल्यू तो कट ही जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू बाई एक्स फोर टू इजकल टू, तो 4 × 4.56 और डिवाइड बाई 8.5। इसको आप कैलकुलेट करिएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आने वाली है, यहाँ पे देख सकते हो 4 × 4 = 16, मतलब लगभग समथिंग 17-18 करीब जाएगा। 16 के करीब अबाउट रहेगा। अब नीचे भी वैल्यू तो आपकी ज्यादा है ना, तो ये आएगा आपका 2। कितना आएगा 2। और 2/1 भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 1 से डिवाइड में 1 का डिवाइड करते हो, 1 को डिवाइड करोगे 2 में तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो यानी रेशियो x/2 रेशियो x को कितना आया आपका 2:1। यानी इनकी सॉल्युबिलिटी का जो रेशियो होगा इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होगा 2:1। यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में 2 गुना ज्यादा डिजॉल्व होगा देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो दिस इज आंसर। अब बात करते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक का क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depend on किस पे डिपेंड करता है, द नंबर ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट पार्टिकल, सल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है किसी सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो किस बात पे डिपेंड करती है, सॉल्यूशन की वह फिजिकल प्रॉपर्टी जो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर कितना नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कितना नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल प्रेजेंट है। सपोज दैट आपका कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल क्या है क्या है, डिजॉल्व है। क्या डिजॉल्व है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल आपके डिजॉल्व है इस सॉल्यूशन के अंदर। तो इस सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने नॉन वोलाटाइल पार्टिकल इस सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है, ऐसी प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हो आप, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे मान लो कि सपोज दैट 10 ना 10 पार्टिकल सॉल्यूट के 10 पार्टिकल डिजॉल्व है जो नॉन वोलाटाइल नेचर के हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। मान लो सपोज दैट कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उसकी कुछ वैल्यू होगी। अब क्या है, अगर मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल पार्टिकल डिजॉल्व है उनकी संख्या तुम बढ़ा करके कितना कर देते हो, 10 से 15 पार्टिकल इसके अंदर डिजॉल्व कर देते हो इस सॉल्यूशन के अंदर, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल बढ़ा करके 15 कर देते हो सोल्यूशन के अंदर। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ अगर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे आपने नंबर ऑफ नॉन पार्टिकल सॉरी नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल चेंज किए, वैसे ही इस सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी थी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी का क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन which depend on the nature of non-volatile solute particle present in solution। सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करने वाला सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
यहाँ पे कितने टाइप की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा चर्चा की जाती है, तो यहाँ पे मेनली 4 टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा की गई है। तो पहली जो प्रॉपर्टी आपकी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। और दूसरा जो है आपका प्रॉपर्टी वो क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है आपका, तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी इलिवेशन इन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जो चौथी प्रॉपर्टी है क्या है आपकी है, तो डिप्रेशन इन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कौन कौन से, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये चारों की चारों प्रॉपर्टी किस टाइप की प्रॉपर्टी है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, आप छोटे क्लासों में भी पढ़े होंगे। तो छोटे क्लासों में तो बताया जाता था कि the intermixing of two or more than two substance, the intermixing of particle of two or more than two substance on its own, दो या दो से ज्यादा टाइप के, दो या दो से ज्यादा टाइप, दो या दो से ज्यादा सबस्टांस के पार्टिकल का आपस में मिक्स हो जाना ऑटोमेटिकली क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इसको किस तरीके से, कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल from higher concentration to low concentration. Low concentration are called, क्या कहलाता है, the movement of solute particle from higher concentration to low concentration are called diffusion. are called diffusion. तो solute पार्टिकल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ प्रवाह, फ्लो, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे मान लो कि आप क्या है, अपनी बॉडी के ऊपर परफ्यूम स्प्रे करते हो, ठीक है, तो परफ्यूम स्प्रे करते हो तो इसके जो परफ्यूम के लिक्विड के जो पार्टिकल है वो आपके बॉडी पे चिपक जाते हैं। और फिर क्या होता है, एटमॉस्फेयर से हीट को ऑब्जॉर्व करके किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो बॉडी, आपकी बॉडी के पास में जो कंसंट्रेशन ऑफ परफ्यूम है वो ज्यादा है देन यहाँ पे एक्सटर्नल एरिया में, यहाँ पे कोई भी परफ्यूम का पार्टिकल नहीं है। यानी यहाँ पे जो परफ्यूम का कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो है। और यहाँ पे जो परफ्यूम का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो यहाँ परफ्यूम के पार्टिकल क्या करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। इससे क्या होगा, आप दूर खड़े व्यक्ति को भी, अब इसके पार्टिकल जब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो यानी इसके पार्टिकल दूर दूर तक पहुंच जाएंगे मोशन करते हुए, ठीक है। इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा है डिफ्यूजन, जिसमें क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इससे क्या होगा, जो दूर खड़ा व्यक्ति होगा उसके वो क्या करेगा, इस परफ्यूम का जो स्मेल होगा उसको फील करेगा, क्योंकि इसके जो परफ्यूम के पार्टिकल है वो एयर के साथ मिक्स होकर के क्या हो गया, आप तक या दूसरे व्यक्ति खड़े, दूर खड़े हुए व्यक्ति के पास पहुंच गया। ऐसा क्यों हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण। इससे तरीके से आप बात करते हो तो ऐसे डिफ्यूजन के बहुत सारे एग्जांपल आप लिए जा सकते हैं। जैसे आप बात कर रहे हो कि आप छोटे क्लासों में पढ़े हो कि वाटर के अंदर अगर आप क्या करते हो, इफ यू ऐड, if you put some crystal of copper sulfate at the bottom of container, तो क्या होता है कि जो कंटेनर के बॉटम पे अगर 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 आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को रख देते हो तो कॉपर सल्फेट किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो वाटर में पुट करने पे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, ये क्या होता है, जो सॉलिड मटेरियल है इस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो ये धीरे धीरे करके डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन, कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या था,
कंसंट्रेशन हाई था, और यहाँ पे बाहरी वाले एरिया में कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या था, लो था। तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल थे ये हाई कंसंट्रेशन से इधर मूव करने लगे, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगे। और ये जो प्रोसेस क्या होगा, अब जब ये इसके पार्टिकल मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल होंगे कॉपर सल्फेट के वो पूरे वाटर में फैल जाएंगे। और क्या होगा, देखते देखते पूरा जो आपका वाटर होगा वो कलर्ड हो जाएगा ब्लू कलर का। ठीक है, ये भी प्रोसेस किस टाइप का प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका है डिफ्यूजन का। मैं इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस को लेकर के। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर्काल ऑस्मोसिस आर्काल ऑस्मोसिस। तो सॉल्यूट पार्टिकल का osmosis- तो सॉल्यूट पार्टिकल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो प्रवाह हुआ है उसे आप क्या बोलोगे, ऑस्मोसिस बोलोगे। यानी ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल जो होते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सपोज दैट, देखो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस कब तक चलेगा, तो एक प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक, यहाँ पे पहले नंबर तो मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ। फिगर इस टाइप का है कि मान लो कि आपका कोई कंटेनर है, और कंटेनर के मिडिल पार्ट में क्या है, एक आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया गया है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल परमिएबल मेम्ब्रेन, एक झिल्ली लगा दी गई है जिसमें क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, यहाँ पे होल्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, आपका जो स्किन का ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो भी क्या करता है, एक आपका एनिमल मेम्ब्रेन का काम करता है, जो क्या होता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको एक झिल्ली लगा दी गई है जिस झिल्ली में क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं। ठीक है, अब इस सेमी परमेबल के इस साइड में क्या भरा पड़ा हुआ है आपका, एक सोल्यूशन भरा पड़ा हुआ है। क्या है, सोल्यूशन। सोल्यूशन के इस वाले हिस्से में क्या है, सॉरी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की इस वाले साइड में सोल्यूशन है, और इस साइड में क्या है, तो इस साइड में आपका सॉल्वेंट भरा पड़ा हुआ है। जैसे मान लो सॉल्वेंट आप वाटर है, इधर आपका वाटर है, और इधर क्या है आपका, वाटर के अंदर, वाटर के अंदर क्या है, वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड का सोडियम, वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड डिजोल्व है, यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन आपके लेफ्ट हैंड साइड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लेफ्ट हैंड साइड सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, और राइट हैंड साइड क्या है, वाटर। इससे क्या होगा, देखो जो वाटर होता है, देखो अब वाटर है इधर, तो वाटर यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर, इस वाले सोल्यूशन के अंदर वाटर कैसा काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, सॉल्वेंट इधर भी है, सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर भी है, सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर भी है। तो क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है ये मूव करना स्टार्ट करेंगे किधर की, किधर से किधर की तरफ, तो
फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, यानी इसके जो पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, इधर से मूव करेंगे, ठीक है। और इस जो पोर्स सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन में जो पोर्स प्रेजेंट है, सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन में जो पोर्स है उनकी एक डिफरेंट साइज है, इनका कुछ जो होल है, इस होल का आकार जो है, साइज जो है, एक डिफरेंट साइज का है। इस होल के साइज से छोटा साइज किसका होता है, सॉल्वेंट का साइज होता है। इस कारण से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है ये क्या करेंगे, इधर से राइट हैंड साइड से मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल पहली बार जहां से पास आउट होंगे, तो इस जो पोर्स है इस पोर्स से पास आउट होकर के इस सोल्यूशन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इस सोल्यूशन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल यानी वाटर के पार्टिकल। तो यहाँ पे आपने देखा कि सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा है कहां से कहां, कहां से किधर की तरफ, तो इधर से इधर की तरफ। इधर क्या है, देखो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म बताता है कि कितना क्वांटिटी आपका सोल्यूट डिजॉल्व है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट डिजॉल्व है। इधर तो सोल्यूट डिजॉल्व है ही नहीं है, इधर का आपका प्योर प्योर वाटर, यानी इधर कंसंट्रेशन क्या है आपका, लो है। अब सोल्यूट है ये नहीं है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। अब इधर आपके सोल्यूट पार्टिकल है, यानी इधर कंसंट्रेशन क्या है आपका, ज्यादा है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल देखो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं थ्रू ए सेमी मेम्ब्रेन। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा, ठीक है। वैसे ये जो पोर्स है ना, तो आपको आपका कहना ही होगा कि इधर के जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, तो अगर पोर्स का साइज सॉल्वेंट के पार्टिकल के साइज से बड़ा है, तो इधर के जो सॉल्वेंट पार्टिकल है ये भी तो सॉल्वेंट पार्टिकल इस पोर्स के थ्रू इधर से इधर आ सकते हैं, बिल्कुल ऑफकोर्स आ सकते हैं। लेकिन बात ऐसा होता है कि अगर मान लो इधर से 10 सॉल्वेंट पार्टिकल इधर की तरफ गए और इधर से 5 सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर गए, तो इधर से मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाने वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, 10 है। और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाने वाले सॉल्वेंट पार्टिकल की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। तो नेट अगर आप बात करोगे कि प्रोमिनेंट कौन कर रहा है, तो प्रोमिनेंट इधर कर रहा है कि जो 10 मॉलिक्यूल है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ से 5 इधर इधर से इधर जाने वाले सॉल्वेंट पार्टिकल 5 है, इधर से इधर जाने वाले 10 है, ठीक है। 5 और 5 कैंसिल आउट भी कर दोगे तो इधर 5 पार्टिकल आपके ज्यादा जा रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए बोला जाता है कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। जैसे मान लो क्या है कि आपका एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में एक आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बीच में लगा दिया गया, इधर एक सोल्यूशन भरा है, ठीक है, और इधर भी एक सोल्यूशन भरा है। अच्छा मैं बता रहा था कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है कब तक चलेगा, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस तब तक चलता है जब तक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, यानी ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस phenomena of osmosis continues till concentration of solution on both sides does not become equal। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है, ऑस्मोसिस जो फिनोमेना है, ये तब तक चलेगा जब तक कि सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन के दोनों साइड जो सोल्यूशन है उनका कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये प्रोसेस चलेगा। जैसे मान लो कि इधर, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल समझा रहा हूँ। यहाँ पे सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन है, सोल्यूशन सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन के
इधर साइड एक सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन C1 है, और इधर आपका एक सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन C2 है। सपोज दैट C1 इज ग्रेटर देन C2, यानी C2 की तरफ, यानी C1, सॉरी, C1 इज ग्रेटर देन C2, यानी इस वाले सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और इस वाले सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। इसका कंसंट्रेशन लो है और इसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो यहाँ पर भी सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे और इधर भी आपके सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे। तो सॉल्वेंट पार्टिकल किधर से किधर की तरफ मूव करेंगे, C1 से C2 की तरफ, C2 से C1 की तरफ। देखो हाई कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ, इधर जो सॉल्वेंट होंगे, देखो सोल्यूशन दो ही चीजों से मिलकर बना होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्यूट ज्यादा है, यानी कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, और तो सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। तो इधर वाले एरिया में सॉल्वेंट पार्टिकल की संख्या क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, सॉल्वेंट पार्टिकल की संख्या कम होगी। और इस वाले एरिया में सॉल्वेंट पार्टिकल की संख्या क्या होगी, हाई होगी। तो सॉल्वेंट पार्टिकल का कहां से कहां की तरफ मूव करना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, यानी इसका मतलब हुआ कि सॉल्वेंट पार्टिकल आपके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन आपका क्या है, कम है, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए सॉल्वेंट पार्टिकल राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। बाकी के बाकी की जो टॉपिक है हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।